गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हम पढ़ेंगे वह जीव विज्ञान जो 10वीं वर्ग का है वह पार्ट 3 है। इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए ये भी जो है बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो मनुष्य का जो आहार नाल होता है, ये जो हम देख रहे हैं आहार नाल, ये फोटो, तो इसमें बहुत सारे जो पाचक अंग हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उसी सब को अगर मिला देंगे तो वह कहलाता है पाचन तंत्र। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि आहार नाल के जितने भी पाचक अंग हैं वही सब जो है पाचन तंत्र कहलाता है। अब जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। ये जो हम लोग देख रहे हैं नीचे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहिए या आहार नाल जो है, इसका जो है वर्णन करना है, कैसे कैसे जो है यह काम करता है। तो आहार नाल में जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे अंग हैं। सबसे पहले जो शुरू होता है वो है मुख गुहा। कहाँ से शुरू होता है भोजन को पचना? मुख गुहा से। और ये ग्रसिका होते हुए बहुत सारे अंग है। अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है, लीवर है। इस सारे जो है अंग जो है भोजन को पचाने में मदद करता है। इसका जो पहला अंग है वह है कि मुख गुहा। जी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऑब्जेक्टिव पहला ही पूछा जाता है कि क्या कहते हैं आहार नाल में भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वह मुख गुहा से, क्योंकि भोजन को जो तोड़ने का काम करता है मुख गुहा से ही होता है। तो इसमें है कि मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है और मुख में स्थित दांत जो है भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है और लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से क्या होता है, मिल जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन पदार्थ में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में क्या करता है, बदल देता है। अब क्या होता है कि लार जो है भोजन को लसदार चिकना लार जो है वो भोजन को लसदार चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन ग्रसिका में होकर आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि मुख में जो है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और उसके बाद भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। अब जो इसका दूसरा अंग है वो है अमाशय। कह रहा है कि जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ भोजन का मंथन होता है, यानी भोजन जो है पिसाता है, मंथन होता है, जिससे भोजन और छोटे छोटे कणों में क्या होता है कि विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। और अमाशय में जो है, अमाशय में एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। आमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है, तोड़ देता है। तो इस तरह से जो है आमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अब क्या है कि भोजन जो है निकल कर कहाँ पहुँचता है, ग्रहणी में। आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुँचता है तो यकृत में आया पीतरस, यकृत में जो पीतरस है वह भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया हुआ है। तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्न्याशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाता है और भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देता है। बहुत अच्छा ये है। अब जो है अगला जो अंग है वह है छोटी आंत, क्षुद्रांत या छोटी आंत। तो ये जो
कह रहा है कि ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, यानी मुख्य गुहा से अमाशय में ग्रसिका होते हुए, अमाशय के बाद ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में। तो ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए यानी कि अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देता है और आंत की विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा अवशोषित भोजन रक्त में पहुंच जाता है। यानी कि जो भोजन अवशोषित हो जाता है वो रक्त में पहुंच जाता है। उसके बाद भोजन जो है कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। लेकिन उससे पहले का ऑब्जेक्टिव है कि छोटी आंत के आंतरिक दीवार में यानी अंदर में एक उंगली नुमा रचना पाई जाती है जिसे कौन सी कहा जाता है, दीर्घरोम। ये ऑब्जेक्टिव कई बार आपको पूछ चुका है मैट्रिक के एग्जाम में कि छोटी आंत के आंतरिक भाग में एक उंगली नुमा रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो दीर्घरोम। क्या कहेंगे, दीर्घरोम। अब है बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन के बाद जो पचता है भोजन, उसके बाद या अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है तो वहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि आहार नाल में जल का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है, वो बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है जी। तो इसमें क्या है कि अवशोषण कर लिया जाता है जल का, और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है और भोजन का जो बेकार पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ जहाँ रह जाता है, एकत्रित होता रहता है तथा समय समय पर मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारा जो आहार नाल जो है पूरा काम करता है। इसमें अब बीटीसी का कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कि पहला जो क्वेश्चन है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी कि हमारे शरीर में विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब है कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकीय अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है जी। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होगा वह सीधे उसमें हो सकता है विसरण की क्रिया द्वारा, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, तो उसमें विसरण की क्रिया द्वारा संभव नहीं है। अब कह रहा है कि किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भोजन, कोई भी जीव भोजन उपयोग करता है जो ऊर्जा एवं पदार्थ के रूप में उसको एनर्जी मिलता है। दूसरा है ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी ऑक्सीजन जब जाता है तो भोजन क्या होता है, वहाँ पे टूटता है। अगला है जल, सही बात है, भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल क्या होता है, उसको उपयोग करता है। अगला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है जी। बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ चुका है कि हमारे आमाशय में पाई जाने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी यही एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को सड़ने से बचाता है और आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है और आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके, यानी मुख्य रूप से भोजन को सड़ने गलने से बचाता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो एंजाइम जो है उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल भागों को सरल भागों में खंडित कर देता है, यानी बहुत बड़ा भाग होता है उसका छोटा भाग में क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे वे घुलनशील क्या होता है, उससे कि घुलनशील हो जाता है और शरीर में उसका अवशोषण होने लगता है, घुलनशील हो जाता है और शरीर में उसका जो है क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पचे हुए
भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया। अभी ये पढ़े हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत। अभी पढ़े हम लोग कि छोटी आंत के अंदर एक उंगली नुमा रचना होती है जिसको हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। अब इसमें है कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं जी, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। इसमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है और विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन जो है और ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि जो है रक्त में सोख लिया जाता है और छोटी आंत के संकुचन और अनुशीतलन की गति भी भोजन के अवशोषण में एक सीमा तक अवश्य सहायक होता है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि छोटी आंत के अंदर एक दीर्घरोम रचना है, वही जो है भोजन को अवशोषित करने में क्या करता है, मदद करता है। वो फैलता और सिकुड़ता रहता है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। और क्षुद्रांत में वसा बड़ी गुलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है और लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गुलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। बहुत अच्छा एक भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जी। इसमें उत्पन्न होने वाला रस जो है लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइलिन कहलाता है। और यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जो आसानी से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित हो जाता है, यानी कि पच जाता है। अगला प्रश्न है कि यकृत और अग्नाशय के क्या कार्य है। लीवर जो होता है यकृत, जिसको क्या कहा जाता है? लीवर। और अग्नाशय जो है पैंक्रियाज, इसका क्या कार्य है। तो यकृत का जो कार्य है, पहला कि यकृत की कोशिकाएं पीत रस का स्राव करती है। क्या स्राव करती है? पीत रस का। दूसरा है कि अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संग्रह किया जाता है। इसको जो यकृत में फिर इसको जमा भी किया जाता है। अगला जो प्रश्न है अधिकार है अग्न्याशय का, कि यह अग्न्याशिक रस का संश्लेषण संग्रह करता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं। तीसरा है कि यह इंसुलिन और ग्लूकोज जैसे इंसुलिन और ग्लूकोज जैसे महत्वपूर्ण हार्मोनों का स्राव करती जी। यह इंसुलिन, ग्लूकोज जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करता है। अगला जो कुछ प्रश्न है कि मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जी। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मेडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार का दांत पाया जाता है जी। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, कितने प्रकार का दांत पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार का जो है दांत पाया जाता है। पहला है कर्तनक, जिसको इंसाइजर कहा जाता है। दूसरा है भेदक, जिसको केनाइन कहा जाता है। और तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहा जाता है। और चौथा जो है वो है चवर्णक, जिसको मोलर कहा जाता है। यानी कि इंसाइजर है, मोलर है, प्रीमोलर है और केनाइन है। इस तरह से जो है मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इस तरह से जो हमारा पहला पाठ जितना भी था, संपूर्ण पाठ अब समाप्त हो चुका है। अब जो हम लोग दूसरे पाठ में शुरू करेंगे।